ये अभी इर्तिका इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की जानिब से इर्तिका इंस्टीट्यूट गुज़िश्ता 30 साल से माजरत की कुछ आवाज में मसला हो रहा है। माजरत की आवाज में मसला हो रहा है। इर्तिका इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस तकरीबन 30 साल से मुख्तलिफ समाजी, सियासी और माशी मसाइल के ऊपर मुख्तलिफ सेमिनार्स करवाता रहता है। इसके अलावा हमजा अलवी और हमजा वाहिद लेक्चर्स भी हर साल होते हैं और हम कॉन्फ्रेंसेस का भी इनेकाद करते रहते हैं। अहम ज़रूरत ये होती है कि जो हमारे आजकल की सूरत हाल में जो नए मसाइल सामने आ रहे होते हैं उनके ऊपर बात करें। आजकल पाकिस्तान में जो एक फॉरेन पॉलिसी से हटके जो अफगानिस्तान का इशू चल रहा है, लेकिन दाखिली हवालों से दो मसाइल के ऊपर सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर काफ़ी मुतनाज़ा रहा और उस पर बातें हुई। इसी तरह जो नया कानून आने का इंदिया दिया जा रहा है हुकूमत की तरफ से, जो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट ऑर्डिनेंस उसकी बात हो रही है, तो ये अगर हम देखते हैं कि तारीख में ये तो बहुत पहले से सेंसरशिप तो बहुत पहले से, जब हुकूमत बरतानवी हुकूमत थी तो उन्होंने सेंसरशिप का शुरू किया था सिलसिला, और उसके बाद हर दौर में हुकूमतें जो हैं किसी न किसी तरह प्रिंट मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश करती रही हैं और सेंसरशिप के हवाले से कवानीन आते रहे हैं। लेकिन जब हम इस सिलसिले में बात की ज़ुबैदा मुस्तफ़ा साहिबा से, और फिर हमारा था कि हम PFUG के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनको बुलाएं उस बात के ऊपर बात करने के लिए, तो जब उन्वान की बात हो रही थी तो ज़मीर नियाज़ी साहब की किताब का ख्याल आया कि वो था प्रेस इन चेन, और वो 1986 में लिखी गई थी। उसके बाद भी उनकी कई किताबें आई, तो हमें यही लगा कि अब प्रेस की जगह जो है वो मीडिया कह सकते हैं, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत स्ट्रांग हो चुका है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी कंट्रोल करने की और सोशल मीडिया को भी कंट्रोल करने की कोशिशें हो रही हैं। उसके ऊपर बहुत सारी बातें हुकूमत की तरफ से आती हैं, कोई दूसरे हल्के हैं, जर्नलिस्ट का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इस सिलसिले में हमने बात की है, दावत दी है डॉक्टर मोहतरमा ज़ुबैदा मुस्तफ़ा साहिबा को। वो जो हैं पुरानी एक वेटरन जर्नलिस्ट हैं, मुस्तकिल लिखती रहती हैं एजुकेशन के हवाले से, सोशल और दूसरे इश्यूज जो हैं उनके डॉन में कॉलम्स आते रहते हैं, कई किताबों की मुसन्निफ भी हैं। दूसरे और जो हमारे दूसरे मेहमान हैं वो हैं नासिर जैदी साहब, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ज़ियाउल हक के दौर में बहुत जो सेंसरशिप और जर्नलिस्टों के खिलाफ हुआ था, उन्होंने उन चीज़ों को भी फेस किया, और अब बहुत एक्टिवली जो तहरीक चल रही है सहाफ़ियों की उसमें वो लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये एक तरह का दो सीनियर जो सहाफ़ी हैं उनके दरमियान एक डायलॉग है कि वो बात कर सकें कि हमारी मीडिया जो है या हमारा जो प्रेस है, अब तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी शामिल हो गया, किन मसाइल से गुजर रहा है, और जो कतरनें लगाई जा रही हैं वो किस नौइयत की हैं, और वो किस हद तक हमारी सहाफ़त को जो है वो मुतासिर करेंगी, और उसका असर जो है ओवरऑल ज़ाहिर है जब जो एक बुनियादी हक है अवाम का कि सही खबर उन तक पहुंचना, जब उसको में रुकावट डाली जाएगी, वो उन तक नहीं पहुंचेगी, उनको आगाही नहीं होगी, तो उससे फिर बहुत सारे दूसरे मसाइल भी जन्म लेते हैं। तो एक बहुत उनकी तवील सहाफ़ियों की जद्दोजहद भी रही है और जारी रहेगी, मसाइल भी आते रहेंगे। तो मैं पहले दावत दूंगी ज़ुबैदा साहिबा को कि वो गुफ्तगू का आगाज़ करें। हमारे दरमियान नासिर जैदी साहब भी मौजूद हैं और दूसरे हमारे साथी भी इसमें शरीक हो चुके हैं। तो ज़ुबैदा साहिबा आपसे दरख्वास्त है कि आप बात का आगाज़ करें।
शुक्रिया हुमा, ये आपने बहुत अच्छा मौका दिया। एक तो कुछ नहीं तो अपने जो पुराने दोस्त हैं उनसे दोबारा मुलाकात तो हो जाएगी, चाहे जूम पे क्यों ना हो। और नासिर जैदी तो खैर बहुत, यानी हम लोग के जमाने में, ठीक है मैं सीनियर तो थी लेकिन उनसे बहुत इंस्पिरेशन भी मिलता था, क्योंकि जितना वो ये जो आज़ादी सहाफत के लिए उनकी कोशिशें हैं, मैं हमेशा बैक बेंचर रही, लेकिन सब पे एक नजर तो रखी। तो आज फिर हम लोग इसी पे कुछ बात करेंगे। मैं बस थोड़ा सा ये जैसे तारुफी जुमला के कहने को तो हम लोग तो आजकल तो डेमोक्रेसी भी है और फ्रीडम ऑफ द प्रेस भी है, यानी आज़ादी सहाफत और उसकी आज़ादी ख्याल का जिसे कहें वो भी है और जमहूरियत भी है। लेकिन मुझे तो ये मालूम है कि कम से कम पाकिस्तान जब से बना है, अंग्रेजों का तो जमाना दूसरा ही था, क्योंकि जाहिर है वो तो कॉलोनियल रूलर्स थे, उनकी जो मर्जी करते थे। लेकिन पाकिस्तान जो शुरू से कहा गया कि भाई यहाँ एक दस्तूर होगा और डेमोक्रेसी होगी, तो वो जो भी रहा हो, लेकिन जो प्रेस है उस वक्त प्रिंट मीडिया ही ज्यादा था और क्योंकि रेडियो था, लेकिन वो तो हुकूमत का अपना ही होता था, ऑल पाकिस्तान रेडियो जो था, तो उस पर भी उस वक्त भी पाबंदियां थी और लगती नहीं है। और जो भी जमहूरियत का दौर आया है, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो या बाद में और जितनी पार्टीज का, सब में आज़ादी की बिल्कुल उसी तरह खुली इजाजत नहीं थी हुकूमत की। तो अब मैं नासिर जैदी से पूछे, क्योंकि वो ज्यादा इसमें कहेंगे, लोग को ज्यादा बता भी सकते हैं कि नासिर आप किस तरह देखते हैं जैसे जो पिछला दौर था और आजकल जो दौर है जो फिर गुजर रहा है हम लोगों पर आप मीडिया भी, आप कैसे देखते हैं और आपके ख्याल में क्या होना चाहिए और हो रहा है? शुक्रिया जुबैदा आपा, आप हमेशा हमें इंस्पायर करती रही हैं। हमारी प्रोफेशन में हमारी आइडियल और मेंटोर हैं आप। जहाँ तक सवाल है प्रेस की आज़ादी का, पिछले दौर और आज के दौर में जो एक अगर कंपेयर करें इसको, तो पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान कभी भी आइडियल मुल्क नहीं रहा प्रेस की आज़ादी के हवाले से, कि इवन 47 से लेके 58 तक जो जमहूरी एक वो थी सिविलियन हुकूमतें, उस जमाने में भी कॉलोनियल इनहेरिटेंस जो है वो मौजूद थी। और प्रेस के कवानीन जो है, जो इंडिया से हमें वर्षे में कॉलोनियल पीरियड से हमें वर्षे में मिले थे, वो कवानीन जो है वो मौजूद रहे। एडवाइसेस का सिलसिला जो है वो जारी रहा, प्रेस पर पाबंदियां रहीं और मतलब किसी ना किसी शक्ल में जो है वो प्रेस कंट्रोल रहा। और उसमें हमने एक बड़ा वाकया भी देखा कि कोल्ड वार एरा था और उसमें सबसे बड़ी जो एक वो थी प्रोग्रेसिव और लिबरल और प्रोफेशनल जर्नलिस्ट और राइट विंग जर्नलिस्ट के दरमियान जो है वो कोल्ड वार की वजह से जो एक लाइन जो है वो खिंच गई थी, उस लाइन की वजह से जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट थे, जो पाकिस्तान टाइम में या इमरोज में काम करते थे उस जमाने के, या डॉन में काम करते थे, वो हमेशा परसिक्यूशन का शिकार रहे। और उस जमाने में भी फैज साहब गिरफ्तार हुए और बहुत सारे उनके साथी जो है पाकिस्तान टाइम से पिंडी कॉन्स्पिरेसी केस के नाम पे जो है वो निकाले गए कि ये जो है वो हिडन एजेंडा जो है मास्को का लेकर चलने वाले साफी हैं जो इस मुल्क को जो है वो के खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज करते हैं। तो ये एक वो पीरियड था पाकिस्तान में पाबंदियों का प्रेस के ऊपर। दूसरा
जब अयूब खान आए तो अयूब खान ने आते के साथ ही नेशनल प्रेस ट्रस्ट को बनाया और तमाम जो इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स थे उन पे कब्जा किया, सहाफियों को गिरफ्तार भी किया, निकाला भी उन अखबारात से। तो उस दौर में भी परसिक्यूशन का अमल जो है वो जारी रहा और प्रेस जो है वो पाबंदे जंजीर रहा। इसी तरह अयूब खान के नहीं, जूम पे उस पे कर रहे हैं ना। नासिर जैदी साहब, आपका म्यूट है, माइक म्यूट है। अब आ रही है आवाज? जी, अब आ रही है। अब तक जो बात की है मैंने वो नहीं हुई, फिर मुझे दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। अयूब खान के दौर से बताइए। अच्छा, अयूब खान का जो आप अयूब खान के दौर में नेशनल प्रेस ट्रस्ट बना और प्रेस पर कब्जा किया गया। दो बड़े अखबारात पाकिस्तान टाइम और इमरोज पर कब्जा किया, लैलो नहार ईस्ट पाकिस्तान के अखबारात पे कब्जा हुआ। तो और फिर प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस जो है वो आया और उस ऑर्डिनेंस ने पब्लिकेशंस और एडवाइसेस को ज्यादा कंट्रोल जो है वो किया। तो उसके बाद मुसलसल पाकिस्तान के अंदर जितनी भी सिविलियन गवर्नमेंट्स बनी, डिक्टेटर्स तो थे ही, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तवील तरीन सेंसरशिप रहा ज़ियाउल हक के जमाने में। और लोगों ने देखा कि ज़ियाउल हक के जमाने में सहाफियों ने बेमिसाल जदोजहद की, कुर्बानियां दी अपनी प्रेस फ्रीडम के लिए, सेंसरशिप के खिलाफ। तो लेकिन अगर आप उस दौर को और इस दौर को कंपेयर करें तो इस दौर में ये जो पिछला 5 साल का दौर है जिसमें अनअनाउंस्ड सेंसरशिप रहा, जिसमें रियासती अदारों की मदाखलत जो है वो रही प्रेस को कंट्रोल करने के लिए। पहले हुकूमतें कंट्रोल करती थी, अब जो है मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस जो है वो भी प्रेस को कंट्रोल करने के लिए जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। इंस्ट्रक्शंस आती हैं, एडवाइसेस आती हैं और मुख्तलिफ हलकों की तरफ से जो है वो मदाखलत का अमल जो है वो जारी है। तो ये पहली दफा है कि पहले हुकूमतें जो है वो और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो मदाखलत करती थी और वही मेन इंस्ट्रूमेंट होता था प्रेस को कंट्रोल करने का। लेकिन अब पावर ब्रोकर्स इतने हैं जो नजर नहीं आते, नजर ना आने वाली कुव्वतें जो है वो मौजूद हैं, वो भी प्रेस को जो है वो कंट्रोल कर रही हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये दौर जो है वो पिछले 5 साल का दौर जो है वो सबसे ज्यादा खतरनाक दौर है प्रेस के लिए। सेंसरशिप भी है और उसकी वजह से मीडिया जो है वो क्राइसिस का शिकार हुआ। एडिटोरियल कंटेंट जो है वो टोटली कंट्रोल्ड है इस वक्त, कि अगर आप किसी भी मैं कहने में बजाने हूं कि इस वक्त मीडिया मालकान जो है
उन्होंने भी अपने आप को सब्जुगेट कर दिया है उन कुव्वतों के सामने जिन्होंने प्रेस पे जो है वो पाबंदियां लगाई हैं। एडवर्टीजमेंट पॉलिसी जो है उसको भी लिंक किया गया है कंटेंट के साथ। ये पहली दफा हुआ है कि अदारों की तरफ से कंटेंट को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है कि आप आर्टिकल नहीं लिख सकते। आप अब तक जो मेरी तहकीकात के मुताबिक पिछले 6 महीनों में 1700 आर्टिकल जो है वो टर्न डाउन हुए हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो जो डिफाइंड पॉलिसी है, जो अनअनाउंस पॉलिसी है, जिसका पता सिर्फ मालिकान को है या हुकूमत को है या उन इंस्टीट्यूशंस को है जो प्रेस को कंट्रोल कर रहे हैं, वो डिसाइड करते हैं, वो डिफाइन करते हैं कि कौन सा आर्टिकल जो है वो छपेगा, कौन सा नहीं छपेगा। तो और उस पॉलिसी के मुताबिक जो है वो मालिकान जो है वो डिफाइन करते हैं किसी भी रिपोर्ट के बारे में भी और एडिटोरियल कंटेंट के बारे में भी। तो ये जो मदाखलत है, सैतरफा मदाखलत, अगर हुकूमत की तरफ से मदाखलत हो तो हुकूमत की तरफ से मदाखलत तो 1947 से लेके अब तक जारी है और उसको किसी ना किसी शक्ल में मालिकान जो है वो अबाइड भी करते रहे हैं। लेकिन जहां तक पीएफयूजे का ताल्लुक है, पीएफयूजे की हिस्ट्री है कि पीएफयूजे ने अपने क़याम से लेके अब तक कंप्रोमाइज नहीं किया। कि जब हम 52 में बने थे, पीएफयूजे बनी थी, उस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो फ्रीडम ऑफ प्रेस का था और एक 1 पॉइंट प्रिंसिपल के तहत जो है पीएफयूजे बनी थी कि हमें प्रेस फ्रीडम और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो हमारा बुनियादी हक है। इसके लिए एक आजाद प्रेस जो है, एक इंक्लूसिव प्रेस जो है वो जरूरी है। तो उसको कायम रखने के लिए हम जद्दोजहद करते रहे प्रेस फ्रीडम के प्रिंसिपल के लिए। लेकिन हम ये समझते हैं कि हमारी जद्दोजहद जो है, पीएफयूजे की जद्दोजहद जो है वो बाद में जब हमने एप्लिक बनाई तो हमने उसमें दूसरा प्रिंसिपल भी शामिल किया कि वर्कर्स के राइट को जो है वो उसको भी प्रोटेक्ट होना चाहिए। और उसके लिए हमने वेज बोर्ड के लिए कोशिशें की, न्यूज़पेपर एम्प्लॉइज एक्ट के, वेजेस एक्ट निकोसा के लिए कोशिश की कि प्रिंट मीडिया के वर्कर्स के जो सर्विस कंडीशंस है उनको बेहतर बनाने के लिए जो है बाकायदा पार्लियामान से जो है वो एक्ट पास होना चाहिए। और भुट्टो के जमाने में वो एक्ट पास हुआ हमारी जद्दोजहद के नतीजे में। तो हम इन 2 प्रिंसिपल्स के लिए जो है वो स्टैंड कर रहे हैं और हम ये समझते हैं कि इस वक्त सारा क्राइसिस जो है, जो मीडिया के जो फेस कर रहा है, जिसकी वजह से हजारों कारकुन जो है वो बेरोजगार हो चुके हैं। पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में मास लेवल पे जो रिट्रेंचमेंट है मीडिया अदारों की तरफ से, ये पहली दफा है। और इसका बुनियादी सबब जो है वो हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से जो क्राइसिस पैदा हुआ, उस क्राइसिस ने इसको और ज्यादा डीपन किया। मैं ये समझता हूं कि मालिकान जो हैं वो कभी भी आइडियल बिजनेसमैन नहीं थे, वो आइडियल मैनेजर्स नहीं थे, वो कभी भी लोगों को, कारकुनों को जो है हकूक नहीं देते थे। लेकिन इस क्राइसिस की वजह से एक मैसिव अनार्की जो है मीडिया के अंदर आई है और उसकी वजह से जो है और ज्यादा तकलीफें जो है वो मीडिया कारकुनों को जो है वो मिली हैं। तो हम इन 2 पॉइंट्स पे जो है
वो स्ट्रगल कर रहे हैं। आज भी हमारी स्ट्रगल जो है वो मीडिया वर्कर्स के लिए भी है। मीडिया वर्कर्स को आप देखिए कि पहली दफा डॉन अखबार ने वेज बोर्ड की इम्प्लीमेंटेशन की है, लेकिन ऐसी इम्प्लीमेंटेशन हुई है कि बजाय इसके कि वर्कर्स की तनख्वाहें बढ़ती, वर्कर्स की तनख्वाहें कम हुई। ये एक आइडियल जो है अदारा था एक जमाने में। कहा जाता था कि डॉन जो है वो बेहतर पे मास्टर है, जो कवानीन के मुताबिक जो है वो तनख्वाहें अदा करता है कारकुनों को। लेकिन डॉन में जो है वो कटौतियां हुई। डॉन में वेज बोर्ड अब इम्प्लीमेंट किया है, तो उसकी वजह से जो है बजाय इसके कि लोगों को फायदा होता, और ज्यादा लोगों को जो है वो नुकसान। बाकी अदारे तो वेज बोर्ड देते ही नहीं है। अगर जंग ने वेज बोर्ड दिया है, वेज अवार्ड दिया है, तो वो भी कोई इतना ज्यादा कारकुनों को फायदा नहीं हुआ। वो तमाम की तमाम जो इंटरिम रिलीफ्स उन्होंने दी थी उसको उसमें एडजस्ट करके उससे उनको फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को डान तो देता है वेज बोर्ड, लेकिन जंग अखबार जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को वेज अवार्ड के एम्बेड से बाहर रखता है। तो उसका फायदा जो है चंद हर अदारे के अंदर 200-300 लोगों को फायदा हुआ है जंग और न्यूज के अंदर, तो उनको भी नहीं मिला वेज बोर्ड। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है। इस सिचुएशन में अब हुकूमत जो है वो एक नई हिकमत अमली के साथ जो है वो मैदान अमल में है प्रेस को कंट्रोल करने के लिए। कि पहले उन्होंने 2007 में एक कंसेप्ट पेपर आया, वो कंसेप्ट पेपर का टेक्स्ट मेरे पास है कि वो एक अदारे की तरफ से कंसेप्ट पेपर था कि ये जो मशरूम ग्रोथ है, जो जुडिशरी पर जो ऑनस्लॉट हुआ था मियां चौधरी इफ्तिखार के ऊपर, और उसके खिलाफ जो मास कैंपेन बनी थी, उसमें जर्नलिस्टों ने जो है, प्रेस के लोगों ने जो है वो ज्यादा इफेक्टिव रोल अदा किया था, और मीडिया भी जो है लायर्स के साथ जो है फ्रंट पे था जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के लिए। उसको कर्टेल करने के लिए एक अदारे ने कंसेप्ट पेपर दिया कि इसको कंट्रोल होना चाहिए, और मशरूम ग्रोथ जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, इसने अनार्की पैदा की है। इसको जो है एक स्टेट के नैरेटिव के अंदर जो है वो लेके आना चाहिए। ये कंसेप्ट पेपर मेरे पास है। फिर एक कंसेप्ट पेपर जो है फिर सर्कुलेट हुआ नवाज शरीफ की खाकान अब्बासी की गवर्नमेंट में। नवाज शरीफ जा चुके थे, लेकिन खाकान अब्बासी की गवर्नमेंट में कि उस कंसेप्ट पेपर के तहत इन्होंने ये किया कि प्रिंट मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने की कोशिश की, और प्रिंट मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के खिलाफ हमने स्टैंड लिया। तो वो ऑर्डिनेंस तैयार हुआ, उसका टेक्स्ट भी मेरे पास है। वो ऑर्डिनेंस जो है हुकूमत को विड्रॉ करना पड़ा। इस तमाम स्टेक होल्डर्स ने उसके ऊपर स्टैंड लिया, और उस पे हुकूमत जो है बैकफुट पे गई। लेकिन कोशिशें जो है वो कंट्रोल करने की जारी रही, क्योंकि कंट्रोल करने वाली जो कुव्वतें हैं वो फ्रंट पे नहीं है। उन्होंने मतलब मुख्तलिफ पैराए में जो है वो इस कंसेप्ट को जो है कि प्रेस को कंट्रोल होना चाहिए, उसके लिए मुख्तलिफ किस्म की चीज तावीलें जो है वो देनी शुरू की। और अब वो इस्टेब्लिशमेंट जो पहले बैकफुट पे थी और बैकफुट पे डोरियां हिलाती थी, उसने हाइब्रिड वॉर के नाम पे जो है वो प्रेस को कंट्रोल करने के लिए जो है वो एक कंसेप्ट दिया। और उसका दूसरा जो हमने देखा
वो ये था कि फवाद चौधरी की जब हुकूमत बनी और ये इमरान खान वजीर आजम हुए, फवाद चौधरी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बने, तो उन्होंने कहा कि मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बननी चाहिए, उसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मदगम किया जाए और वो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो बनाई जाए। लेकिन हमने उसकी मुखालफत की। उस वक्त हमारी मुखालफत की वजह से ये फिर बैकफुट पे गए। लेकिन वो जो कंसेप्ट है कंट्रोल करने का और अपने अवाम के साथ अवाम का हक के इख्तलाफ जो है वो ना देने का और हक के एक्सप्रेशन आज़ादी इज़हार जो है उसको कर्टेल करने का जो एक कंसेप्ट था वो बरकरार रहा। और इस्टेब्लिशमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि वो किसी ना किसी पैराए में जो है वो प्रेस को जो है वो कंट्रोल करे। वो उनका कंसेप्ट जो है अभी तक खत्म नहीं हुआ, वो बैकफुट पे नहीं है। वो मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो इन हो रहे हैं कि किसी ना किसी तरह जो है वो हम एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है वो बना सकें ताकि प्रेस जो है वो स्ट्रीमलाइन में आ जाए, ये हमारे कंट्रोल में आ जाए। तो ये बैकग्राउंड है इस सारे कंसेप्ट का, जो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का कंसेप्ट जो है वो ये लेके आए हैं। अभी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग के अंदर जो पहले तो ये डिसऑन करते रहे उस आर्डिनेंस को, जो आर्डिनेंस इन्होंने स्टेक होल्डर्स को कंसल्टेशन के लिए दिया मालकान को। मालकान 1 महीने तक उस कंसेप्ट पेपर को लेके बैठे रहे, उस पे उनमें इतनी जरूरत नहीं थी कि वो उस पे स्टैंड ले सकते। जब हमें ही मिनिस्ट्री के जराए के हवाले से हमें जब वो ऑर्डिनेंस की कॉपी मिली तो हमने HRCP को, पाकिस्तान बार काउंसिल को, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को ऑन बोर्ड लिया, उस पर डिटेल डिस्कशन की ऑर्डिनेंस के ऊपर। एक हमने जॉइंट स्टेटमेंट PFUJ ने इशू की कि हम किसी भी सूरत में इस ऑर्डिनेंस को इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे, क्योंकि ये ऑर्डिनेंस जो है वो आइन के जो बुनियादी हक है, आइन का आर्टिकल 19 और 19A, उस बुनियादी हक के खिलाफ है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और इजहार राय पे किसी किस्म की पाबंदी जो है वो नहीं लगाई जा सकती। तो वो स्टेटमेंट पहली स्टेटमेंट थी जो हमने 1 महीने इनकी खामोशी के बाद हमने उस पे स्टैंड लिया। बाद में फिर तमाम स्टेक होल्डर्स जो है वो हमारे इस स्टैंड के साथ जो है वो अलाइन हुए और उन्होंने हमें सपोर्ट किया कि PDMA जो है वो नहीं होना चाहिए। तो ये तरदीद करते रहे कि ऐसा कोई ऑर्डिनेंस ही नहीं था। लेकिन जब स्टैंडिंग कमेटी में, मैं भी उस स्टैंडिंग कमेटी में था, तो इन्होंने स्टैंडिंग कमेटी में जो 15 पॉइंट्स हमें दिए, वो 15 के 15 पॉइंट जो है उस ऑर्डिनेंस से कंसीव किए थे और वो ऑर्डिनेंस की कॉपी में लेके गया था। मैंने फवाद चौधरी को कहा कि चौधरी साहब, जो ये सारे पॉइंट्स आप हमें दे रहे हैं, जिस ऑर्डिनेंस को आप डिसऑन कर रहे हैं, उसी ऑर्डिनेंस से आपने ये पॉइंट्स लिए हैं। उसमें मीडिया कोर्ट्स की बात भी थी, फाइन भी था, मीडिया कमीशन की भी बात थी, उसमें किस किस वेबसाइट, कौन कौन से लाइसेंस होंगे, लाइसेंस का इजरा होगा, ये सारे पॉइंट्स उसके अंदर जो उन्होंने हमें सिर्फ पॉइंट, बुलेट पॉइंट की सूरत में हमें दिए, उसमें ये पॉइंट जो है वो शामिल थे। तो हमने इस पॉइंट पे जब हुकूमत डिटरमिन हुई और हमें पता चला कि ये हर सूरत में या तो ये ऑर्डिनेंस की सूरत में लेके आएंगे या फिर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जो है ये इनकी कोशिश थी कि उसको पास करेंगे, तो हमने फिर इस पे
तमाम सिविल सोसाइटी को जो है मोबिलाइज किया, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मोबिलाइज किया, पार्लिमानी पॉलिटिकल पार्टीज को मोबिलाइज किया, उनसे कंसल्ट किया। उसके बाद हमने जो है फैसला किया कि हम पार्लियामेंट के बाहर जो है वो प्रेसिडेंट की स्पीच के दौरान जो है वो बैठेंगे और जब तक प्रेसिडेंट जो है वो खिताब खत्म नहीं करेंगे उस वक्त तक हम जो है वो धरना देंगे। और वो धरना तारीखी धरना साबित हुआ कि उसमें तमाम सहाफ़ी बगैर किसी तफरीक के वहां शरीक हुए। इसी तरह सारी सिविल सोसाइटी मौजूद थी, तमाम पार्लिमानी लीडर्स जो है वो वहां आए और हमने पूरा 2 दिन जो है वो पार्लिमान के सामने हम बैठे और बाद में फिर हुकूमत जो है वो बैकफुट पे गई और उसने कहा कि ऐसा कोई आइडिया अभी तक नहीं है, हम डिस्कस करेंगे, हम इसको विड्रॉ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हमारे साथ एग्जिस्टिंग लॉज के ऊपर जो है वो कंसल्ट करें और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें और फेक न्यूज और जो ये डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है इसको रोकना चाहिए, इस पे हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। ये हुकूमत ने हमें दिया और हमने जो जॉइंट स्टेटमेंट इशू की जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से, जिसमें स्टेक होल्डर्स भी हैं, पीएफयूजे भी है, उसमें हमने वाज़ेह तौर पे कहा कि हम पीएमडीए को किसी सूरत में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसको विड्रॉ करें, ये निगोशिएटेबल नहीं है, ये आइन से मुतसादिम है, आप इसको विड्रॉ करें। दूसरा पॉइंट जो हम एग्री करते हैं वो ये है कि जितने भी लॉज हैं इस वक्त प्रेस से रिलेटेड, उन लॉज में रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। हम समझते हैं कि उसमें रिफॉर्म्स होनी चाहिए और हम उसके लिए कंसल्टेशन में, डायलॉग में जाने के लिए तैयार हैं और उसके लिए हमने जो है वो खासा होमवर्क जो है वो किया है। पेमरा लॉ में अमेंडमेंट्स की जरूरत है, निकोसा में अमेंडमेंट्स की जरूरत है क्योंकि वो सिर्फ प्रिंट मीडिया को कैटर करता है। इस वक्त जरूरत है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी जो है के लिए भी सर्विस स्ट्रक्चर बनना चाहिए। हमने एक ऑल्टरनेट मीडिया सर्विस स्ट्रक्चर एक्ट जो है वो सजेस्ट किया है कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, ऑनलाइन मीडिया तमाम जो है उसके अंदर शामिल होने चाहिए, सर्विस कंडीशन उनकी बननी चाहिए। इसी तरह बाकी जो लॉज हैं वो भी निगोशिएटेबल है, उनमें रिफॉर्म्स की जरूरत है। तो ये जो एक ओवरऑल सिचुएशन है प्रेस की पर कंट्रोल की और जो मीडिया क्राइसिस इस वक्त है, जो वर्कर्स के राइट जो छीने जा रहे हैं और छीन लिए गए हैं, उनको हम किस तरह से उनके राइट जो है वो दिलवा सकते हैं, इसके लिए हम सिर्फ एक ही बात कर सकते हैं और वो रास्ता जो है वो जदोजहद का रास्ता है, स्ट्रगल का रास्ता है, मुतवातिर और मुसलसल स्ट्रगल जो है उससे हम अचीव कर सकते हैं अपना गोल। सही कहा नासिर साहब, क्योंकि एक तो ये पीएफयूजे का तो बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि जब पीएफयूजे के बनने से पहले आपको ख्याल होगा सिविल एंड मिलिट्री गैजेट के साथ ही सब हुआ, तो उसमें तो कुछ पता ही नहीं वो किसका कितना हाथ था। हम लोग के सामने आया कुछ 18 अखबारों में बिल्कुल एक सा इदारिया लिखा, जाहिर है बहुत ऑर्गेनाइज किया गया होगा। लेकिन अभी जो और बाकी सब जो चीजें, एक चीज जो मुझे लगता है जिससे बहुत एक तरह से कहिए कि कंट्रोल प्रेस हुआ है, जो आपने भी जिक्र किया कि पहले तो वो अखबार के ऊपर जैसे कब्जा रहता था या उनको धमकियां दे बंद भी कर देते थे। ये तो पीपल्स पार्टी तक ने अखबार बैन किए हैं, लेकिन वो तो इन अ वे ये होता था कि फिर मालिकों को उसका भुगतना पड़ता था, खमियाजा उनका अखबार बंद हो गया, जो भी नुकसान हुआ। लेकिन अब जो उन्होंने इसे एक प्राइवेट एंटरप्राइज बना दी है,
इतना आपको प्यार होगा, कितने सहाफी बस गायब हो जाते थे, पता ही नहीं चलता था कहाँ गए, फिर कहीं उनकी लाश मिलती थी, यही नहीं पता चलता था किसने मारा। तो जाहिर है वो एक गैर महफूज होने का तो फीलिंग हम लोग सब में होने लगी, क्योंकि पहले तो ये इत्मीनान रहता था कम से कम हम लोग को डॉन पे कि भाई हमारा इदारा बचाएगा, और डॉन ने तो खैर अभी तक भी जो सिरिल अलमीडा का सब हुआ उसका साथ दिया, वरना तो बेचारे को क्या उसका असर होता हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन फिर भी देखिए वो छोड़ के तो चला गया ना, मुल्क भी उसको छोड़ के जाना पड़ा। तो ये सब तो अपना यानी, लेकिन जो चीज मेरे समझ में नहीं आती कि हुकूमत ये नहीं समझती कि चलो हम लोग का हक है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, और ये हमारा हक है कि पता चले, और आप इजहार आजादी इजहार यानी ख्यालात का इजहार भी होना चाहिए, लेकिन फायदा तो उसमें हुकूमत का है ना, उसको तो पता तो चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं। और प्रेस का रोल ही ये है कि एक तरह से हुकूमत को इन्फॉर्म करे कि भाई अब क्या हो रहा है, क्योंकि हुकूमत खुद कहाँ से कितना पता करे। प्रेस तो हर तरह से पूरे मुल्क में छोटे छोटे देहातों से भी, जैसे जो आपके मुफस्सिर के कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं वो भी खबरें भेजते हैं, तो ये तो सबसे अच्छी चीज है। लेकिन अब वो तो पता नहीं उनकी अकल जो भी समझती है कि नहीं कंट्रोल ही करें। तो अब इस सब में जो आपने बताया जो इस वक्त ये कर रहे हैं, जो एक चीज मैंने देखी है और चीजों में भी जो हो रही है, जैसे मैं उसको करती हूँ जो एसएनसी जो ये करिकुलम जो सिंगल नेशनल करिकुलम, ये कहते पूछों पे बदलते जाते हैं, और ये आप भी बता रहे हैं कि अब वो जो पीडीएमए है उस पर कुछ कह रहे हैं तो कहते हैं अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है। तो ये तो खैर मेरे ख्याल में अच्छी बात है कि आप लोग रजिस्ट कर रहे हैं, कि उनको ये तो पता रहे कि वॉक ओवर नहीं मिल जाएगा कि जो मर्जी है करो। लेकिन इस पे आपका क्या ख्याल है, वो जो फेक न्यूज कह रहे हैं वो तो है एक बहुत ही बड़ा मसला है, लेकिन अब ये तो टेक्नोलॉजी का सब है जो कि अब शायद किसी के हाथ में नहीं रही। आपने सब अखबारों सबको तो आपने कर दिया कंट्रोल, लेकिन मेरे ख्याल में तो जो सबसे ज्यादा जिसको कंट्रोल की जरूरत है और आप कर ही नहीं सकते, ये सोशल मीडिया जो है फेसबुक और सब। और अब तो लोग जो बिल्कुल पूरे अच्छी तरह उनको समझ भी नहीं हो, लिखना पढ़ना भी इतना नहीं आता कि सब समझे, वो सोशल मीडिया से खबरें लेके और अभी हर चीज में देखिए इतना फैलाते हैं। तो इसको इन लोग क्या करेंगे? मैं ये देखिए जुबैदा आपा, फेक न्यूज और डिसइंफॉर्मेशन जो है, अगर आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानती हैं कि पाकिस्तान में फेक न्यूज और डिसइंफॉर्मेशन जो है वो सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकल वारफेयर का जो है वो हथियार रहा है। हमारे यहाँ सिविल मिलिट्री रिलेशंस जो हैं वो इतने उसमें कोई बैलेंस नहीं है, और इंट्रीग की पॉलिटिक्स जो है वो इस मुल्क में हमेशा रही है। आप देखिए कि इस मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एक दौर में डिसइंफॉर्मेशन और फेक न्यूज का सबसे बड़ा सोर्स था। ईस्ट पाकिस्तान की मिसाल है कि ईस्ट पाकिस्तान की अलहदगी जो है और उसमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट का जो रोल रहा और जिस तरह का प्रोपेगेंडा हमने इनिशिएट किया फेक न्यूज के हवाले से, डिसइंफॉर्मेशन के हवाले से, और वो अखबारात में मुख्तलिफ हवालों से जो है, और बहुत सारे और भी जरिए थे लोग ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान के लोगों में डिसइंफॉर्मेशन ईस्ट पाकिस्तान के बारे में फैलाने का मेन सोर्स जो है वो स्टेट इंस्टीट्यूशंस थे, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन थी। तो मैं इसी तरह आप देखिए कि भुट्टो साहब, पीएनए की भुट्टो साहब के खिलाफ जितनी भी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी भुट्टो की, जितनी भी कंपेन हुई, कोई भुट्टो आइडियल लीडर नहीं था, ऑटोक्रेट था। उसने भी प्रेस को जो है को पे कदगने लगाई, अखबारात को बंद किया, डॉन के एडिटर को गिरफ्तार किया,
इसी तरह डॉन पे सबसे बड़ा पहला ऑनस्लॉट डॉन पे डाला था भुट्टो ने। लेकिन जहां तक एक डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन का ताल्लुक है, उस हुकूमत को डिसलॉज करने के लिए भी एक सिस्टमैटिक कैंपेन जो है वो शुरू हुई, और वो कैंपेन भी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ने शुरू की, और वो डिसइंफॉर्मेशन और फेक न्यूज के हवाले से चली थी। और उस जमाने में फेक न्यूज क्या होती थी कि साइक्लो स्टाइल पोस्टर तकसीम होते थे भुट्टो के खिलाफ, साइक्लो स्टाइल पोस्टर तकसीम होते थे पीपल्स पार्टी के खिलाफ। पूरी की पूरी पीएनए की कैंपेन जो है वो फेक न्यूज के ऊपर बेस करती थी, और वो फेक न्यूज, अब तारीख छुपी हुई नहीं है, अब तो तारीख है, ये सबको पता है कि किसने ये सारा कुछ किया था। उसके बाद आप देखिए कि आज के दौर में जो हाइब्रिड वॉर का एक वो कंसेप्ट जो है वो इवॉल्व किया गया है, उस कंसेप्ट का में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स फेक जो हैं वो किसके हैं? इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि सबसे ज्यादा फेक सोशल मीडिया अकाउंट जो हैं वो गूगल ने बैन किए हैं पिछले दिनों 400-500 के करीब एक अदारे के सोशल मीडिया अकाउंट से। इसी तरह अब क्योंकि हमारी पॉलिटिक्स जो है वो इतनी मैच्योर नहीं है, पर्सनल और कैरेक्टर असैसिनेशन की पॉलिटिक्स है, तो अब जो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर जो अपने अकाउंट करती हैं वो सारे के सारे हेट की बुनियाद पे सारी की सारी कैंपेन होती है, और उसमें फेक न्यूज का सबसे बड़ा आंसर जो है वो है। और इस वक्त सबसे ज्यादा फेक न्यूज जो है जो फैलाई जा रही है वो पीटीआई और पीटीआई की गवर्नमेंट की तरफ से ज्यादा फैलाई जा रही है। तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि फेक न्यूज और डिसइंफॉर्मेशन जो है उसका टूल जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन भी है, और मुख्तलिफ अदारे भी हैं जो साइकोलॉजिकल वारफेयर की गेम में जो है वो इन है। और ये साइकोलॉजिकल वार गेम जो है वो दुश्मन के साथ नहीं है, वो अपने अवाम के साथ वार गेम हो रही है, अपने लोगों के साथ वार गेम हो रही है। और उस वार गेम में ये फेक न्यूज और सोशल मीडिया पे जो सारा, मतलब एक मिसाल मैं देता हूं कि वुमेन जर्नलिस्ट की ट्रोलिंग हो रही है। आपने देखा कि जितनी भी क्रिटिकल वॉइस है वुमेन्स जर्नलिस्ट की, वो जब एंकर्स आके बैठती हैं, क्रिटिकल एनालिसिस करती हैं, उनके खिलाफ कैंपेन चलाई जाती है फेक अकाउंट से, फेक सोशल मीडिया अकाउंट के साथ, कि आसमा शिराजी को अहमदी करार दे दिया कि वाजिब कत्ल है, उसके खिलाफ एक कैंपेन शुरू हो गई। बेनजीर शाह के खिलाफ कैंपेन शुरू हो गई। इसी तरह और मुनीज़ जहांगीर के खिलाफ कैंपेन शुरू हो गई, क्योंकि ये क्रिटिकल वॉइस है। इस पे वुमेन जर्नलिस्ट ने एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू की कि हमें सीरियस थ्रेट है, और वो थ्रेट जो है जो आप डिटरमिन करें, जो उन्होंने सोशल मीडिया वो दिया है कैंपेन का, वो सारा का सारा वेबसाइट्स हमें मिली हैं, वो सारी की सारी वेबसाइट जो है ना वो या तो हुकूमती पार्टी की है, या फिर वो हल्के जो क्रिटिकल वॉइस को पसंद नहीं करते और वो किसी ना किसी उस तनकीद के दायरे में आते हैं, तो उनकी तरफ से। तो अभी तक कोई ऐसा क्रेडिबल वो नहीं है कि जर्नलिस्टों ने, रिपोर्टर्स ने, या एडिटोरियल राइटर्स ने, या कॉलमिस्ट ने
किसी बुनियाद पे फेक न्यूज को बुनियाद बना के आर्टिकल लिखाओ, कोई एक मिसाल हुकूमत नहीं दे सकती। मैंने ये फवाद चौधरी को कहा कि आप फेक न्यूज की बात करते हैं, आप उसकी बात करते हैं, सारी की सारी डिसइंफॉर्मेशन तो आप फैला रहे हैं, फेक न्यूज तो आप फैला रहे हैं। ये सारी जो कैंपेन है मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की, ये सारी की सारी कैंपेन आप करते हैं, फिर जब उस पर रिएक्शन आता है आप डिनाउंस कर देते हैं कि ये तो हम नहीं कर रहे। तो ये सारा जो है ना, इस पैराए में देखने की जरूरत है। मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मेन स्ट्रीम जो प्रिंट मीडिया है, बड़ा रिस्पॉन्सिबल है। वहां से सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई जर्नलिस्ट जो है फेक न्यूज को बुनियाद बना के जो है वो किसी कैंपेन का जो है वो हिस्सा बने। मेरे ख्याल में तो जैसे पीएफयूजे हो, इसके भी कोई एक स्ट्रेटजी तो सोचनी पड़ेगी ना, क्योंकि अभी जो एक चीज भी है दुनिया भर में के जो मीडिया है, खासतौर से इसी सब की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, कि बिल्कुल आम लोगों तक पहुंच गया है। पहले तो ज्यादा से ज्यादा टेलीविजन ही होता था, और टेलीविजन में भी यानी आम लोग, जिसे मैं आम यूं कहूँ कि जो इन अ वे यानी जो कि वोट तो देते हैं ना, लेकिन बहुत ज्यादा यूं इन्वॉल्व नहीं होते आपकी पॉलिसी वगैरह में। वोट के वक्त भी बेचारों को बस एक तरह से ले जाया जाता है, नहीं जाके और खुला को वोट दो, वो होता है। उससे गवर्नमेंट बन भी जाती है और टूट भी जाती है। लेकिन जो असर होता है, जो जैसे ऐसे जैसे जर्नलिस्ट हैं या जो ऐसे लोग हैं जो कुछ उनको आगाही है, वो सब समझते हैं, तो वो लोग तो ये सब चीजें समझ जाएंगे जो आप बता रहे हैं। और मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि बहुत सारा, खासतौर से पीडीएमए के लिए जिस तरह उन्होंने किया, बहुत सारी पॉलिसी मेकिंग ही ट्विटर पे होती है। ये तो ट्रम्प साहब ने शुरू किया, अब आप देखिए पूरी पॉलिसीज बन रही और ट्विटर पे सब आ रहा है। अब मैं तो ट्विटर देखती नहीं उस पर, मैं तो काफी मैंने फिर दूसरे जरियों से पता चलता है कि ये हो रहा है। तो लेकिन जैसे आम लोगों तक तो फिर एक तरह से उनकी जीत हो जाएगी, तो आपको उसे काउंटर तो करना पड़ेगा। देखिए इस पे हमने जो है सोशल मीडिया, देखिए तीन चीजें, एक तो ये लॉ है, 3 लॉ इस वक्त अंडर कंसिडरेशन है। एक पीडीएम में, दूसरा जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल पे भी जो है वो हमने अपनी सजेशंस जो है वो नेशनल असेंबली की सब कमेटी को दी हैं, और उसमें हमने जो है लार्जली जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल को एक्सेप्ट किया है कि ये एक बेहतर लॉ है, इसको इस पे इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। लेकिन इसमें 2 चीजें हैं, एक तो कमीशन जो है उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। कमीशन जो है उसकी कंपोजिशन जो है वो पब्लिक पार्टिसिपेशन जो है वो ज्यादा होनी चाहिए, इस पे हमने स्ट्रेस किया। दूसरा हमने जो है उस पे के डेफिनेशन जो है, इंटिमिडेशन की डेफिनेशन जो है, उसके बारीक से बारीक पहलू को भी डिफाइन होना चाहिए, ताकि किसी भी हवाले से अगर जर्नलिस्ट पे असॉल्ट होता है तो उसको वो पनिशेबल हो सके। और उसमें और दूसरा जो है हमने जो उसके तहत चीजें बननी है, मतलब है जो कमीशन में नॉमिनेशंस है, रिप्रेजेंटेशंस है, उस पे भी हमने जो है वो सजेस्ट किया है। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है जिसपे सब कमेटी जो है वो काम कर रही है, और सारे इस बात पे बशमूल पीटीआई उनमें कंसेंसस है कि इसको गो थ्रू होना चाहिए। दूसरा जो है सोशल मीडिया रूल्स। सोशल मीडिया रूल्स जो है वो कैटर करते हैं सारी उस सूरत हाल को कि उसमें फेक न्यूज को भी रोका जाए, फेक अकाउंट पे भी चेक होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस जो है वो होना चाहिए। हमने जितनी भी डेलिब्रेशंस हुई सोशल मीडिया रेगुलेशंस के ऊपर,
उस पे हमने कंस्ट्रक्टिव डिबेट की, मुकालमा किया। अटॉर्नी जनरल के साथ भी एक कमेटी बनी थी, अटॉर्नी जनरल के साथ भी, और अटॉर्नी जनरल ने एक्सेप्ट किया कि वाकई इस पे मजीद कंसल्टेशन की जरूरत है, ये जल्दबाजी में बने हैं, इसको जो है विड्रॉ होना चाहिए और कंसल्टेशन के साथ नए रूल्स जो है वो बनने चाहिए। दूसरी मीटिंग हुई और उसमें भी मेजर जो पार्टिसिपेशन थी वो ये थी कि मेजर कंसर्न जो है वो फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स और जो फेक रिलेटेड चीजें हैं उनको किस तरह से आप कैटर करते हैं, उस पे हम कंसल्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन आप जिस अंदाज में सोशल मीडिया रूल्स लेके आना चाह रहे हैं उसमें आप की मेलाफाइडी इंटेंशंस जो है वो है कि आप पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जो है वो कंट्रोल करना चाहते हैं। पूरे सोशल मीडिया का कंटेंट जो है, पूरे सोशल मीडिया का कंटेंट जो है वो आप कंट्रोल करना चाहते हैं। आप कंटेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये हमने, और ये कंटेंट को कंट्रोल करना जो है वो आर्टिकल 19 के से कंट्राडिक्ट है, वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप रूल्स बनाते हैं और वाकई अगर सोशल मीडिया पे कोई ऐसी कैंपेन है, कोई ऐसा फेक अकाउंट है, उसको कर्टेल करने के लिए जो है वो आप एक जॉइंट कमीशन बनाएं, और वो कमीशन जो है वो उस तरह का कमीशन हो जो ऑस्ट्रेलिया में है, इंग्लैंड में है, हर जगह कमीशन बने हुए हैं। और वो ऑक्सफैम जो है वो यूके में है, लेकिन उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन जो है वो है, उसमें गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन नहीं है। जब गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन होगी तो इंटेंशन जो है, गवर्नमेंट की इंटेंशन जो है वो हमेशा प्रेस को कर्टेल करने की होती है, जो हम नहीं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार। आपका म्यूट है। दोबारा बोलते नहीं, आप के आपका आप क्या म्यूट है? नहीं खुला हुआ। अच्छा, नहीं, अब ठीक है। हाँ, नहीं, मैं ये कह रही थी इस कमीशन में सहाफियों का भी, तो उनका कितना पार्टिसिपेशन होगा? क्योंकि पब्लिक तो सही है लेकिन सहाफियों का भी तो होना चाहिए ना। इसमें सहाफियों का इन्होंने जो रखा है सिर्फ 1 रिप्रेजेंटेटिव जो है वो पीएफयूजे का होगा, और 1 जो है एपीएनएस, सीपीएनई और पीबीए का होगा एक, और बाकी मेजॉरिटी जो है उसमें 3-4 जो है वो सेक्रेटरीज होंगे, इंटीरियर भी होगा, सेक्रेटरी कम्युनिकेशन भी होगा, सेक्रेटरी पीटीए भी होगा, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी होगा, और इसी तरह 3-4 और गवर्नमेंट नॉमिनेटेड, और चेयरमैन जो है वो ग्रेड 21 का इंफॉर्मेशन ऑफिसर होगा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इससे कोई आजादी नहीं हुई। फिर क्या आजादी हुई? इस पे हमें सबसे बड़ा एतराज जो है वो यही है कि अगर आपने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को ही रखना है तो फिर आप, इसका मतलब ये, और ना आप चाहते हैं कि आप आजादी के साथ जो है चीजों को मैनेज कर सके। अच्छा नासिर साहब, एक चीज और जो मुझको शुरू से ही परेशान करती रही है कि हुकूमत के पास तो जाहिर है एक तरह से फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत हैं, और वो फिर जो उसको इस्तेमाल करती है, जो जर्नलिस्ट की यूनियन या ये सब है, उनमें एक तरह से कि कुछ लोगों को, जिसको हम लोग एक जमाने में लिफाफा जर्नलिज्म कहते थे, तो उस पे आपका क्या ख्याल है? उसको किस तरह काउंटर किया जा सकता है? क्योंकि जब जर्नलिस्ट में इन्होंने फूट डाल दी और इस तरीके से कि भाई किसी को आपने इस तरह फेवर किया और सब किया कि वो आपके तरफ हो गया, तो फिर वो हम लोग जैसे उसका क्या करें?
ये अक्सर तो पता भी रहता है कि कौन है। ये वैसे ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि खास तौर पे एक जमाने में तो सोशल इतना सॉलिड था कि पता चल जाता था और हम उसको एक्सकम्युनिकेट कर देते थे कि ये जर्नलिस्ट जो है वो डाउटफुल है। ये होता था उस जमाने में जब सिर्फ प्रिंट मीडिया था और हम करते थे, शहरों में भी यूजेस कर लेते थे। लेकिन सोसाइटी भी तो ज़िया के जमाने में, ज़िया के आने से, ज़िया के जमाने में ज़िया ने जो खराबियां पैदा की और कोल्ड वार, अफगान वार के फॉल आउट के नतीजे में एक मैसिव जो है इन्फ्लक्स हुआ गवर्नमेंट का, इस्टेब्लिशमेंट का और उनके परवरदा लोगों का। वो प्रोफेशनल नहीं थे लेकिन उन्हें प्रोफेशनल बना के इन्वेट किया गया प्रोफेशनल उसके अंदर, जर्नलिस्ट उन्हें बनाया गया। हालांकि वो जर्नलिस्ट प्रोफेशनली वो जर्नलिस्ट नहीं थे। और एक बहुत बड़ी लॉट है इस तरह के सहाफियों की जो सिर्फ ये समझते हैं कि हम जो है वो इस तरह का रवैया इख्तियार करके जो है वो जाहिर है कमिटमेंट नहीं है उनके अंदर, ना वो प्रोफेशनली साउंड है, सिर्फ पैसे की लस्ट ने जो है वो हमेशा वो इस्टेब्लिशमेंट और एजेंसीज के अंदाज में जो है जैसे वो चाहते हैं उस तरह से वो उनको इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। ये दो तरीकों से इसको हल किया जा सकता है। एक तो ये है कि हुकूमत थोड़ा सा अपनी पॉलिसी को जो है वो जो एथिकल पैरामीटर्स हैं उसके अंदर रखे। दूसरा ये है कि जो जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने कोड ऑफ कंडक्ट को जो है वो ज्यादा और ज्यादा डिफाइन करें। जो कोड ऑफ कंडक्ट पीएफयूजे का है वो बहुत पुराना है, उस कोड ऑफ कंडक्ट को भी हम जो है रिफाइन कर रहे हैं, उसमें अमेंडमेंट्स लेके आ रहे हैं कि उसको और ज्यादा बेहतर बनाया जा सके ताकि इस तरह के लोग जो हैं जो हमारी बदनामी का बाइस बनते हैं और वो बड़ी आसानी के साथ इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोलैबोरेट करके जो है एक मिनट में बात और हम लोग पे बात करेंगे जिसका इतना, क्योंकि यही है कि इतनी बड़ी मुहिम चला रही है और मैं इन लोगों को दाद देती हूँ जो पीएफयूजे के मेंबरान हैं कि वो इस सब में एक मिनट अभी थोड़ा सा गड़बड़ हो। हाँ अब मैं हाँ अब बताइए आप क्या कह रहे थे। मैं वो तो मैं अभी आप चले गए थे तो मैं उसी पे टेक्निकल कोई मसला हो गया था। अच्छा नहीं तो आप बताइए जो आप बता रहे थे। तो मैं ये कह रहा था कि ये उस जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको हम बेहतर कर रहे हैं ताकि इस तरह की जो कोलैबोरेट करने वाले इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनरोड्स बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, जर्नलिस्ट के अंदर, उनको जो है वो कर्टेल किया जाए। तो ये इसी तरह से कर्टेल हो सकते हैं, अदरवाइज और कोई तरीका नहीं है हमारे पास कि उनको हम कर्टेल कर सकें। जो उसके ऊपर भी
आप काफी वो करते रहिए ताकि जो खास जी तौर पे जी, वो हम ऐसे बिल्कुल उसके ऊपर हम कर रहे हैं। तो अभी इस वक्त जो पीडीएमए है तो बिल्कुल राइट नाउ जैसे अभी आप क्या कहेंगे, उसका क्या स्टेट है? ये तो आपने तो अभी सब बताया, तो अभी क्या कोई और मीटिंग होंगी या बस अभी आप लोग अपने बयान देते रहेंगे? गवर्नमेंट नहीं, इस पे गवर्नमेंट जो है धरने के बाद गवर्नमेंट बैक फुट पे गई है कि गवर्नमेंट ने कहा कि ये आइडिया था और अगर लेकिन इस पे मशावरत हो सकती है और मशावरत जो है उससे हम जरूरी नहीं है कि पीडीएम में ही बने। हम चाहेंगे कि एग्जिस्टेंस लॉज जो है अगर उसमें रिफॉर्म होती है तो वो भी हम कर दें, उस पर बातचीत करने के लिए तैयार। अभी तक उनकी पोजीशन जो है वो ये है, लेकिन इस हुकूमत का कोई एतबार नहीं है। ये हुकूमत जो है, क्योंकि जिन लोगों ने जो लोग चाहते हैं हर सूरत में पीडीएम में, और जो बार बार उसका इजहार भी करते रहते हैं कि हाइब्रिड वार गेम है, फेक न्यूज को कर्टेल होना चाहिए, फेक न्यूज जो है फिर आप मिनिस्टर जो है वो टीवी पे आके जो है आधे आधे घंटे के जो है वो एनालिसिस कर रहे होते हैं फेक न्यूज के हवाले से। अभी पिछले दिनों भी एक फेक न्यूज के हवाले से एनालिसिस हुआ है, एहसानुल्लाह एहसान की पोस्ट को सामने रख के कि ये देखें दुश्मन जो है वो हमारा वो कर रहा है। तो जो पावरफुल हल्के हैं वो चाहते हैं प्रेस को कर्टेल करना, और वो फिलहाल बैकफुट पे हैं। लेकिन अगर हमारा स्टैंड जो है और हमारा रिजॉल्व जो है वो कंटिन्यू रहता है, हम रेजिस्टेंस जो है वो कंटिन्यू रखते हैं और प्रेशर अपना बिल्डअप रखते हैं, तो फिर हम जो है वो इस पोजीशन में होंगे कि अपनी बात मनवा सके। इसीलिए हमने जो लाहौर में एफईसी हुई हमारी पीएफके की, उसमें हमने फैसला किया कि हम पीडीएम में जो लाहौर डिक्लेरेशन है उसमें हमने कहा कि पीडीएम में किसी भी फॉर्म में एक्सेप्टेबल नहीं है, और हम इन लॉज के खिलाफ, इन इक़दामात के खिलाफ जो हुकूमत वक्तन फवक्तन कर रही है प्रेस को कर्टेल करने के लिए, हम लॉन्ग मार्च करेंगे। उसमें हमने वर्कर्स का के राइट की भी बात की है। मालकान ने जिस तरह से वर्कर्स के साथ ज्यादतियां की हैं उनको भी हमने सामने रखा है। कटौतियां जो हुई हैं तनख्वाहों में उसको भी इशू बनाया है। तो इन दो पॉइंट्स के ऊपर, पहला पॉइंट वर्कर्स के राइट का है, ले ऑफ जितने भी आपने एंकर्स किए हैं उनको वापस लें। जिस तरह आपने लोगों को नौकरियों से निकाला है वो आप कंपनसेट करें उनको, और साथ ही जो कटौतियां हुई हैं वो कटौतियां बैक बेनिफिट के साथ जो है वो वापस करें इस पे। और दूसरा, प्रेस पे पाबंदियों के खिलाफ जो है, सेंसरशिप के खिलाफ हमने कहा है कि हम ना सोशल मीडिया रूल्स को मानते हैं इस तरह से जिस तरह से आप लाना चाहते हैं, इसी तरह हम पीडीएम को तस्लीम नहीं करते। इसी तरह हम और भी पेमरा के जो लॉज हैं और उसमें जो खामियां हैं, जो नोटिस आप देते हैं, एडवाइस देते हैं चैनल्स को, उसके भी हम खिलाफ कि उसको उसका भी एक मैकेनिज्म है, कंप्लेंट कमीशन है, उसको एक्टिवेट करें। वो कंप्लेंट कमीशन जो है वो प्रोसीड करे, शोकाज दे, सारा प्रोसेस कंप्लीट करे और वो फैसला करे कि चैनल का फॉल्ट है या पेमरा का फॉल्ट है, उसने ये फैसला करना। तो इन इश्यूज के खिलाफ हम चारों सूबों में तमाम यूजेस के कन्वेंशन कर रहे हैं लोगों को मोबिलाइज करने के लिए, लोकल पॉलिटिकल फोर्सेस को, लायर्स को, ट्रेड यूनियंस को, एक ब्रॉडर अलायंस जो है
वो हम बनाने की तरफ जा रहे हैं कि एक ब्रॉडर अलायंस हो तमाम सिविल सोसाइटी का, तमाम ट्रेड यूनियंस का, स्टूडेंट्स का, यूथ का। तो क्योंकि सिर्फ जर्नलिस्ट जो है ना, उनकी स्ट्रगल से इनके ऊपर प्रेशर नहीं होगा, कलेक्टिव प्रेशर होगा, तो उससे हमें कामयाबियां जो है मिल सकती। तो हम 13 यूजेस में कन्वेंशन कर रहे हैं। पहला कन्वेंशन हम एबटाबाद में कर रहे हैं। उसके बाद हम नवंबर में कौमी कन्वेंशन करेंगे इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के हेड को हमने इनवाइट किया है, तमाम सिविल सोसाइटी को के हेड्स को इन्वॉल्व किया है। वहां हम एक चार्टर ऑफ मीडिया फ्रीडम जो है उस पे सिग्नेचर लेंगे सबके, ताकि आने वाली हुकूमत और बाकी पॉलिटिकल पार्लियामान जो है, बाई पार्टीजान जो है, वो सिग्नेचर करे चार्टर ऑफ फ्रीडम के ऊपर, मीडिया फ्रीडम के ऊपर। तो वो हम करेंगे। और इसके साथ हम नवंबर के दूसरे हफ्ते में कोयटा से लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे। कोयटा से तमाम यूजेस को लेते हुए हम इस्लामाबाद पार्लियामेंट के सामने जो है एक बड़ा धरना जो है वो देंगे। तो ये प्रेशर जो है वो बिल्डअप रहना चाहिए, और ये प्रेशर अगर बिल्डअप रहेगा तो फिर हम इस पोजीशन में होंगे कि हुकूमत से अपनी बात जो है वो बनवा सकें। अगर हम प्रेशर लूज कर गए तो फिर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमेशा की तरह हावी होगी और प्रेस को जो है वो कर्टेल कर पाएगी। लेकिन अगर हम वॉइस डॉग रहे, हम एक्टिव रहे, हम लोगों को मोबिलाइज कर सके, और हम अपने जो हमारे अलाइज हैं ब्रॉडर उसके अंदर, उनको हम एक्टिवेट कर सके, तो हम यकीनन अपनी प्रेस फ्रीडम की स्ट्रगल में जो है वो कामयाब होंगे। तो ये हमारा प्लान है। प्रेशर हमने हर सूरत में बरकरार रखना है इनके ऊपर। इनकी बातों से हम मुतमईन नहीं हैं। ये हर सूरत में प्रेस को कर्टेल करना चाहते हैं। ये हमारा वाज़े वो है कि हुकूमत किसी लिहाज से भी सिंसियर नहीं है प्रेस के साथ। नहीं, वैसे आप लोग वाकई बहुत एक कामयाबी होगी अगर इस तरह, क्योंकि मेरे ख्याल में तो पहली दफे थोड़ा सा वाकई प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि हमेशा पहले जो कुछ भी हुआ वो जो जर्नलिस्ट हैं वही तो इन अ वे उनको मजबूर किया गया, और हुकूमत जो चाहती थी, मुल्क भी टूट गया और हम लोग कुछ इस तरह कर नहीं सके। तो वो चीज तो सही है। बस एक मेरी गुजारिश है कि आप उसमें जरूर ये एडवर्टाइजिंग भी तो एक इसका हिस्सा है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्लीज उनसे कहें कि वो सोसाइटी की तरफ जो उन लोगों के भी कुछ जिम्मेदारियां हैं ना, क्योंकि अब मैं जब देखती हूँ जिस किस्म के इश्तेहार हैं तो बढ़ा रहे, जैसे पैसे की लालच, हर चीज में आप पैसा कमा लेंगे, वो सब भी थोड़ा सा नजर में रखिए अभी तो। लेकिन आजादी सहाबत तो पहली है, मैं तो खुद इत्तेफाक करती हूँ कि आपको पहले, लेकिन इसको भी रखिएगा अपने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो कारपोरेटाइजेशन है ना, इसने बहुत सारी चीजों को जो है ना वो डिक्लाइन की तरफ लेके गई है। और ये जो आपकी बात है ना कि जिस तरह के इस सिर्फ इश्तिहार और पैसे की लत जो है ना वो नहीं होनी चाहिए, उसमें भी एथिकल पॉइंट जो है ना वो होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। और उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, एक प्रेशर जो है वो बिल्डअप करना चाहिए कि अखबार को जो है वो प्रोफेशनल होना चाहिए, सिर्फ पैसे कमाने की का एक जरिया जो है वो नहीं बनाना चाहिए। फिर आप पेमरा को देखिए कि हर लॉ तो ढूंढते हैं, लेकिन कभी इस किस्म के लॉज पे कोई इनकी तवज्जो नहीं होती है जो उसमें लिखा है कि कितने घंटे है ना आपको किस जैसे एजुकेशनल उस पे देना होगा। भाई एजुकेशनल ये नहीं कि स्कूल का, लेकिन आप लोगों को आगाह करने का, जैसे अब किताबों का एक प्रोग्राम होता था, मुझे याद है राज सलाउद्दीन करते थे और एक और किसी उस पे होता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो सब बंद हो गए क्योंकि कोई स्पॉन्सर ही नहीं मिलता था और सब बिल्कुल।
तो वो सब हालांकि ये प्रोग्राम्स जो हैं ये बहुत अवेयरनेस के लिए बड़े जरूरी थे और लोग उससे सीखते थे। वो प्रोग्राम सारे खत्म हो गए। हाँ, तो इसलिए पैसा नहीं मिलता था, इश्तेहार, स्पॉन्सर नहीं थे, इश्तेहार नहीं था। तो बिल्कुल, ये आपकी बात सही है। तो मेरे ख्याल में शायद क्वेश्चन आंसर्स लेंगे हम, बताएं जी। अगर जो हमारे हाज़रीन हैं उनमें से कोई कुछ सवाल करना चाहे तो प्लीज अनम्यूट करके सवाल पूछे, सवाल मुख्तसर हो और अपना तारुफ करा दें, फिर उसके बाद सवाल करें। कोई सवाल है आप लोगों की तरफ से? मेरे ख्याल से काफी तफसील से बात हुई है और कई पहलुओं पे हुई है, तो सवालात तो खैर बहरहाल रहते भी हैं, लेकिन होने चाहिए, लोगों के जहन होने भी चाहिए जरूर, लेकिन मेरे ख्याल से शायद काफी हद तक कमी होगी। जुल्फ़िकार अली शाह साहब है, वो करना चाह रहे हैं। जी जरूर। जी मैं सवाल ये करना चाहूँगा। एक तो गुफ्तगू हमारी बड़ी तफसील से हुई, मुझे ये ऑनर है कि मैंने जुबैदा मुस्तफ़ा से साथ काम किया है डॉन में, और उसके साथ साथ मार्केटिंग की बात उन्होंने बड़ी तफसील से की। पैमरा की सूरत हाल पर मैं थोड़ी सी बात ऐड करना चाहूँगा और उसके बाद एक सवाल भी करना चाहूँगा। ऐड ये करना चाहूँगा कि अभी मीडिया इंडस्ट्री बशमूल रेडियो जिसको मैं अभी बहुत बड़ा पुराना मीडियम है और अखबार और रेडियो पुराने अरसे से काफ़ी अरसे साथ रहा है। हम आज भी अखबार रेडियो पर पढ़ के सुनाते हैं लोगों को जो कि बिनाई से महरूम लोग हैं उनके लिए। और इस तरह की किताबों की बात आपने की, आज भी वो प्रोग्राम रेडियो पर हम नशर करते हैं, हेल्थ पे और एजुकेशन पे, किताबों पे ख़ास तौर पर जो बोलती किताबें के नाम से हमारे पास प्रोग्राम नशर होते हैं हफ्ते में एक मरतबा। अच्छा, मैं जो बात ऐड करना चाहूँगा कि तमाम मीडिया हाउसेस के लाइसेंसेस एक्सपायर्ड है। तमाम बड़े मीडिया हाउसेस के 15-15 साल के लिए लाइसेंसेस दिए गए थे, जो कि अब तमाम के लाइसेंसेस अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं। और पैमरा ने एक कानून बनाया और ये कि अब रिन्यूअल ऑफ लाइसेंसेस लास्ट बिड अमाउंट पर होगा, जो कि यानी अभी अगर कोई बिड हुई है और किसी ने 40 करोड़ का लाइसेंस लिया है तो टेलीविज़न का, पहले तो रेडियो को कहा गया कि आप लास्ट बिड अमाउंट पर रिन्यूअल करें, क्योंकि हमारा 10 साल का बिड अमाउंट था। टेलीविज़न चैनल बिड में नहीं थे, हमें शुरू से बिड में लाइसेंसेस मिले थे। तो तमाम टेलीविज़न चैनल के लाइसेंसेस एक्सपायर्ड हैं, 15 साल सबको बीत चुके हैं, अब उनके रिन्यूअल सामने खड़े हैं। और न सिर्फ ये रिन्यूअल का अमाउंट है बल्कि टोटल रेवेन्यू का एक ख़ास परसेंटेज भी उन्होंने पैमरा में देना है। कानून में उन्होंने बहुत सारी रद्दोबदल की है जिसको कोर्ट में चैलेंज भी किया गया है। तो अभी जो सूरत हाल सिर्फ इसकी ये वाली भी है, आपके कंटेंट पर को इन सर्कल करके और कंट्रोल कायम करने की, बल्कि साथ साथ में ये मीडिया हाउसेस अपनी ज़िंदगी की बका की जंग भी लड़ रहे हैं। और वो सुप्रीम कोर्ट तक भी ये किस्सा है। रेडियो तो अपनी जंग हार चुका है, यानी हम सुप्रीम कोर्ट से हमारे खिलाफ फैसला आ चुका है और ये कहा गया है कि आप ये तमाम रकम जो वो डिमांड कर रहे हैं वो हक बजाने दें। लेकिन रेडियो इस सिलसिले में देखा गया है कि पीबी हमारे साथ खड़ा है, लेकिन देखा गया है कि रेडियो के लिए इस तरह किसी ने भी मिल के आवाज़ नहीं उठाई कि ये प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशन जो कि मुआशरे में बेहतरी के लिए या उनके तफरी तबाह के लिए या उनको अवेयरनेस के लिए या उनको मुख्तलिफ सेगमेंट्स में लोगों को एक वाहिद ज़रिया है, जो कि बिजली नहीं होती, बहुत सी जगह पर पाकिस्तान में बिजली नहीं होती और घंटों नहीं होती। तो दिस इज़ द ओनली टूल टू गेट द इंफॉर्मेशन एंड रिमेन अपडेटेड। तो देखा यह गया है कि इनके साथ, इस मीडियम के साथ बहुत कम सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी खड़े रहे हैं या अखबारों ने इस बारे में कोई साथ देने के लिए लिखा भी है। तो हम अपनी जंग अकेले, हर एक शख्स अपना अपना अलग लड़ रहा है। तो आई बिलीव मेरे साथ जितने भी लोग हैं और मेरी बात सुन रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी की प्राइवेट रेडियो एफएम रेडियो स्टेशंस अपनी ज़िंदगी की बका की जंग लड़ रहे हैं। और वो किस हद तक हमें उन्होंने थोड़ा सा इस कोविड की वजह से, जहां दुनिया को नुकसान पहुंचा है,
वहाँ इतना हुआ है कि पैमरा ने हमें रिलीफ दिया है कि हमने पैसे नहीं कमाए, लेकिन हमने अपने आप को सरवाइव रखा है, अपने आप को जिंदा रखा है। तो मैं आपकी तमाम गुफ्तगू में सवाल आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि कहीं इस तमाम जितनी भी स्ट्रगल है हमें अपने शोल्डर के साथ खड़े हुए पाएं, और कहीं आप समझते हैं कि हमें कोई जिम्मेदारी मिलना चाहिए, तो ये प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशंस भी आपके साथ इस स्ट्रगल में साथ खड़े हैं। और जब ये बर्फ गिरेगी तो हम भी मुसलमान ही बने जाएं, हम पर भी गिरेगी। तो जस्ट वांटेड टू राइट, हम मेरा नाम भी लिख लें, प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशंस का नाम भी लिख लें, और आपकी बातें काफ़ी हौसला अफजा हैं, लेकिन इरादे भी ख़तरनाक हैं। तो वो इरादे और हौसला अफजा बातों के बीच में इसी को सर्वाइवल की जंग कहते हैं। तो आई एम श्योर मुझे मैडम ज़ुबैदा मुस्तफ़ा से, क्योंकि उन्होंने मार्केटिंग की बात कही, यकीन जाने अभी हम भी 50% तनख्वाहों पर काम कर रहे हैं अब तक, और वो बिजनेस नहीं है। हुकूमत के पास एक टूल है, वो है सरकारी इश्तिहारात। अखबार तो जीता ही रोज़ाना के इश्तिहारात पर है और सरकारी इश्तिहारात पर ही जीता है। तो अखबार की बहुत मजबूरी होती है कि वो शायद इस चीज़ में आ जाए। कमर्शियल इश्तिहार अखबार में इतने नहीं होते जितने टेलीविज़न पर होते हैं, क्योंकि ग्लैमर है। रेडियो के पास भी इतने नहीं होते, क्योंकि टीवी ग्लैमर है। हमें 2% मिलता है टोटल रेवेन्यू का, जो कि अब 1.8% रह गया। सो टू अंडरस्टैंड बेटर द मीडिया सिनेरियो ऑफ पाकिस्तान, इस लैंडस्केप में हमें वो पुअरेस्ट मीडियम को भी साथ लेके चलने, जो कि ओल्डेस्ट हैं लेकिन पुअरेस्ट हैं, बट अपना काम किए चले जा रहे हैं सब लोग। और ये तनख्वाहें 50% वापस 100% कब होंगी, अभी हमारे जो लोग हैं उनको मालूम भी नहीं है। और ये रेडियो स्टेशन, मैं सबसे बड़ा नेटवर्क देखता हूँ, तो एक एक रेडियो स्टेशन पे 8-8 घंटे बिजली नहीं होती, तो तनख्वाह दें कि हम डीजल का जनरेटर चलाएं। ये बहुत ही एक तकलीफ दे सूरत हाल है। और इसमें मेरी बात मैं मुख्तसर करके सिर्फ बता रहा हूँ, वरना ये दास्तान में गम भी है बीच में, जो कि मुझे अपने मसाइब भी बयान करने पड़ेंगे, लेकिन वो मसाइब को साइड पे रख के ये हौसला अफजा बात है, दैट्स व्हाई आई ज्वाइंड। और मैं शुक्रगुजार हूँ कलीम दुरानी साहब का, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया और मौका दिया बात करने के लिए। थैंक यू। जुल्फ़िकार साहब, आप तो मैं खुद बहुत शुक्रगुजार हूँ। अभी भी आप डॉक्टर शेरशाह का भी प्रोग्राम करते हैं, जो कि जिस बात की मैंने अभी इशारा किया था। लेकिन आपने जो अभी कहा है, मुझे यकीन है कि मुझे जरूर आपकी बात भी मानेगा। लेकिन आप लोग, जो मुझे पता है कि आप लोग शायद खबरें नहीं नशर कर सकते, तो क्यों नहीं आप उसके भी बात करें ना, क्योंकि वो भी तो एक आजादी की बात करते हैं। हर घंटे बुलेटिन नशर होता है, 17 बुलेटिन नशर होते हैं, हम खबरें नशर करते हैं। आपका जो मैं देखती हूँ तो हम टीवी की खबर आपको सुनाते जी, हैं। वो उसकी वजह है मैडम ज़ुबैदा मुस्तफ़ा, अगर मुझे इजाज़त दे, वो वजह उसकी ये है कि मेरा न्यूज़ रूम था, उसके 2.5 लाख रुपए महीने की न्यूज़ कास्टर, उनका आना जाना, न्यूज़ रूम, न्यूज़ का ब्यूरो का चीफ, ये सबकी 2.5 लाख के करीब कॉस्ट थी। लेकिन जब ये सूरत हाल कोविड की खराब हुई, तो हमें ये मजबूरन उनसे 5 मिनट का बुलेटिन क्राफ्टेड लेना पड़ा, कि हम अपने अखराजात को कम करने के लिए हमने कॉस्ट कटिंग में, या हमने अपने न्यूज़ रूम बंद किया है और 5 मिनट का बुलेटिन लिया है। लोगों को बाखबर आज भी रखते हैं। अच्छा, मेरे पास जैसे 105 पे चलती है न्यूज़ हम टीवी की, इसी तरह किसी पे दुनिया की चलती है, किसी पे ARY की चलती है, लेकिन बिल्कुल लोगों को बाखबर रखने के लिए मजबूर हमारी नहीं, इस पर हम पर कोई पाबंदी नहीं, पाबंदी नहीं। मेरी गलतफहमी, मैं समझी थी कि आप लोग को इजाजत नहीं है कि आप खुद फिर एक और न्यूसेंस हो जाए कि अच्छा अभी तो टीवी और प्रिंट मीडिया पीछे पड़े, ऑडियो भी लग जाए। इस पे जुल्फ़िकार अली शाह साहब, मेरा ख्याल ये है कि रेडियो ब्रॉडकास्टर्स को कम से कम ये करना चाहिए कि अपनी एक एसोसिएशन जो है वो जरूर बनानी चाहिए, ताकि वो एसोसिएशन जो है वो बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ उसका एक लेजा हो और उनकी आवाज जो है वो जाए। ये मैं पहली दफा आपने जो बात की है, ये पहली दफा मेरे नॉलेज में आई है बात। मुझे यहाँ पे काफी दोस्तों ने इंडिविजुअली तो मुझसे बात की है, लेकिन
क्योंकि रेडियो ब्रॉडकास्टर्स की कोई एसोसिएशन जो है वो मेरा ख्याल है नहीं है अभी तक। हम तो PBA के आपको मेंबर हैं जो सर, हम पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन के मेंबर हैं और लव्स ब्रॉडकास्टर को हम ओन करते हैं। टेलीविजन बाद में आया है, रेडियो एक्चुअली लव्स ब्रॉडकास्टर गोज विद रेडियो। हाँ, हम PBA के लेकिन मेंबर हैं, आपका हम पीबीए बोर्ड पर से हैं। पीबीए के साथ आपका है, जी जी, हम बोर्ड पर भी हैं। लेकिन पीबीए जो है वो आपके इश्यूज को क्यों नहीं हाईलाइट कर? ये आपको वहां उनसे बात करनी चाहिए। सर वो PBA हमेशा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इश्यूज पे बात करते हैं। PBA हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट तक गया है, उन्होंने वकीलों को फीस भी दी है और वो हमारे साथ शाना बशाना खड़े, और उनके डिसीजन मेकिंग में बोर्ड पर 5 मेंबर्स रेडियो के, अच्छा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 5 मेंबर्स रेडियो के हैं। आई एम वन ऑफ देम। अच्छा अच्छा। जी जी। तो ये फिर इशू, ये आपका जो रेडियो का इशू है ये हाईलाइट होना चाहिए पीबीए के लेवल पे। सर वक्तन फवक्तन करते रहते हैं, लेकिन मैं सुनना चाहूंगा कि बाकी लोगों के इस पे क्या है। मैं राहत सईद बोल रहा हूँ। जैदी साहब, मेरा ख्याल है कि एक आप इनिशिएटिव लें, क्योंकि आप जो है मोबिलाइज कर रहे हैं कि इन लोगों के साथ एक बैठक जो है आप कर लें, ताकि ये एक फोर्स जो है वो आपके साथ शामिल हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हम करेंगे एक मीटिंग आपके साथ, रेडियो ब्रॉडकास्टर्स के साथ एक मीटिंग अरेंज करते हैं हम आपके साथ। शाह साहब आपके साथ हम एक मीटिंग करेंगे। आई एम अवेलेबल सर। ये कलीम दुर्रानी कोई सवाल करना चाह रहे हैं जी? जी जी कलीम साहब। जी, मैं खुद, मेरा इस वक्त कोई सवाल नहीं है, लेकिन हमारे एक दोस्त हैं कुवैत से, जावेद अहमद साहब, उनका सवाल है नासिर जैदी साहब के लिए कि PFUJ के क़याम से लेकर आज तक की जिद्दोजहद पर जिस तरह रोशनी डाल रहे हैं, क्या नई नस्ल के लिए इसे किसी तरह कलम बंद किया जा सकता है? ये नासिर जैदी साहब से जावेद अहमद साहब का सवाल है कुवैत से। शुक्रिया जी जी। कलीम दुरानी साहब जी। हमने अभी PFUJ ने PFUJ की हिस्ट्री के ऊपर एक किताब लिखी है, किताब, और उसमें 1952 से लेके अब तक की पूरी हिस्ट्री जो है उस पे वो आई है। 500 पेजेस की किताब है, PFUJ की 70 इयर्स की हिस्ट्री। तो वो उसमें सबने उसमें कंट्रीब्यूट किया है। वारिस रजा भी उसके एडिटर थे और मजहर अब्बास उस कमेटी के मेंबर थे। वो किताब हमने 1000 छपवाई थी, सारी की सारी वो मार्केट से में चली गई हैं, लोगों ने खरीदी हैं। और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि सेकंड एडिशन जो है वो अपडेटेड हो, उसमें लिविंग जो ये 3-4 साल के का पीरियड है उसको भी उस हिस्ट्री में जो है वो इंक्लूड करें। तो इस पे काम हो चुका है, इस पे 4-5 किताबें तो ऑलरेडी आ चुकी है, लेकिन PFUJ की हिस्ट्री पे PFUJ की तरफ से कोई इस किस्म की किताब जो है पहली दफा मार्केट में आई है और वो PFUJ की तरफ से आई है। शुक्रिया। वो जावेद साहब फेसबुक पर हैं, उन्होंने इस सवाल का जवाब आपकी जानिब से सुन लिया होगा, मैं बाद में उनसे बात भी कर लूंगा। सिर्फ एक आपसे दरख्वास्त है, मैं किताब आपको भेज दूंगा, मेरे पास है कुछ किताबें, मैं कलीम दुरानी साहब आपको भी भेजूंगा, और आप जो है वो जावेद साहब तक अगर पहुंचा दें वो किताब तो जी मैं उसका बंदोबस्त कर लूंगा। हाँ, मैं उसका बंदोबस्त वो मैं आपको भेज दूँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। राहत सईद बोल रहा हूँ, एक किताब मेरे लिए महफूज कर दीजिए। मैं आपसे आप जब आएंगे, आप जब इस्लामाबाद आएंगे तो आपको दे दूंगा। मैं हूँ इस्लामाबाद में, मैं आपसे कल ही राब्ता कर लूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है। जमील के थ्रू कर लीजिएगा, जमील को मैं दे दूंगा। हाँ,
जमील को दे दीजिएगा और ये ठीक है, आपसे मतलब ठीक आपका हो जाए। ठीक अच्छा, है। एक बात में वैसे आपने जो बात की थी एडवर्टाइजिंग की, उस सिलसिले में मैं थोड़ा सा ये बात करना चाहूंगा कि एथिक्स भी एक जरूरी चीज है कि जो लोग इश्तहार में जो मतलब शख्सियतें इस्तेमाल होती हैं कि भाई ये जो है साबुन आप ये खरीदिए और जो है वो शहद आप ये खरीदिए और वगैरह, तो क्या वो लोग खुद भी उसे इस्तेमाल करते हैं कि नहीं इस्तेमाल करते? अगर एक ये बात चली थी अमेरिका में कि वो बिल्कुल उनको इजाजत ना हो उस इश्तहार देने की, इश्तहार में अपना नाम देने की, जब तक वो खुद उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल ना करते हो। तो ये भी एक हमारे यहाँ देखना चाहिए कि हमारे जो क्रिकेटर हैं, हमारे जो और दूसरे लोग हैं, ये अपना नाम तो दे देते हैं और उसके अंदर आ जाते हैं, पैसे भी कमा लेते हैं, लेकिन क्या ये मतलब वाकई उस प्रोडक्ट को इस काबिल समझते हैं कि उसका इश्तहार देना चाहिए? ये क्या मैं बहस अपनी चलेगी बात तो पहुंचा सका हूँ? हाँ, नहीं तो ये तो एथिक्स की बहस है, ये तो फिर बहुत हाँ, लंबी बिल्कुल चलेगी, इसके ऊपर बिल्कुल। बहुत सारे नहीं, इश्यूज ये आ जाएंगे। ये हाँ, नहीं, ये एडवर्टीजमेंट की भी बहस है, मतलब ये सिर्फ ये उसी एथिक्स के नहीं, साथ सही है, एथिक्स ऑफ सही है। एडवर्टीजमेंट की भी बहस है। तो यहाँ पे हम कंक्लूड करेंगे अपना ये सेशन। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर जैदी साहब आपका, और आप ज़ाहिर है आजकल बहुत मसरूफ भी हैं, मीटिंग्स और ये सब कुछ आपकी चल रही हैं, कभी जलसे जुलूसों में भी जुबैदा आपा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने टाइम इतना हमारे लिए दिया, हम आपके बहुत शुक्रगुजार। नहीं, मुझे तो बहुत खुशी हुई क्योंकि इन सब चीजों से तो कुछ जिंदगी अपनी बनती है, क्योंकि अब इतना रिटायरमेंट तो बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, और सीखते तो खैर बहुत है, आप लोग से हमेशा ही सीखते रहते हैं। नहीं, जुबैदा आपा उसमें बहुत एक्टिव है, और ये अब हमारी बिल्कुल इर्तिका बिल्कुल। इंस्टीट्यूट की जो इर्तिका इंस्टीट्यूट है उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मेंबर हैं, तो इस वजह से इनकी जिम्मेदारी भी थी कि जर्नलिज्म पे बात हो रही हो तो वो बिल्कुल उसमें बिल्कुल। जरूर शामिल हो। लेकिन जैदी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत तफसील से बात की उस पे पूरे मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर। ज़ाहिर है आजकल बहुत से प्रोग्राम्स हो रहे हैं इस मौजू के ऊपर, और डिफरेंट चैनल्स पे भी डिस्कशन आ रहा है। फिर भी यह है कि सहाफ़ियों की एक तवील जिद्दोजहद है जिसका आप हमेशा ज़िया-उल-हक़ के दौर से भी हिस्सा रहे, और सहाफ़ियों ने पूरी ज़िंदगी, फैज़ का आपने जिक्र किया, उस वक्त जो अयूब खान के दौर में हुआ था, और 52 आवाज से खत्म हो गई आपकी। मतलब ये बहुत तवील जिद्दोजहद है सहाफ़ियों की, और ये मेरे ख्याल से ना ख़त्म होने वाली है, क्योंकि रियासती इदारे हमेशा कुछ ना कुछ आवाज़ों को दबाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए कवानीन की ज़रूरत होती है ताकि उनकी आज़ादी को बरकरार रखा जा सके। और आपने अपनी गुफ्तगू में ज़िक्र भी किया कि हाइब्रिड वॉर है, और कुव्वतें हैं जो कुछ कुव्वतें पीछे भी हैं जो ये काम कर रही हैं, और 400-500 के करीब जो हैं वो जो अकाउंट्स थे वो फेक अकाउंट जो है वो बंद हुए। तो बहुत से लोगों को पता भी है कि किस तरफ एस्टेब्लिशमेंट की तरफ हमारे इशारे होते हैं, मसाइल होते हैं। लेकिन बहरहाल ये जद्दोजहद जारी भी रहेगी, और हम इर्तिका इंस्टीट्यूट भी और दूसरी सिविल सोसाइटी भी की कोशिश यही है कि एक डेमोक्रेटिक और मतलब लोगों की लिए सिविल सोसाइटी जो है हम इस्टेब्लिश कर सकें, और जो कुछ उसके लिए काम कर सकें वो जरूर करें। इर्तिका का प्लेटफॉर्म हाजिर है, आप लोगों को कभी भी किसी हवाले से भी जरूरत हो तो हम जरूर इस प्लेटफॉर्म से जो है वो प्रोग्राम्स करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सबका जो शरीक हुए इसमें, और इसी हवाले से रेडियो के हवाले से भी बात गुफ्तगू आ गई, तो एक और डिस्कशन का भी मौजू निकल आया। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। खुदा शुक्रिया। खुदा। अच्छा।